नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। वो खबर जो शायद आपको अच्छी ना लगे, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है। भाटिया ग्लोबल अस्पताल जो कि पश्चिम बिहार में है, वहां पर ऑक्सीजन का संकट इस वक्त छाया हुआ है। अस्पताल में 50 से ज्यादा मरीज ऑक्सीजन पर हैं। अस्पताल में 1 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है। इसमें से भी आप मान के चलिए आधा घंटे का वक्त गुहार लगाते हुए जा चुका है, यानी अब आधे घंटे का ही वक्त करीब बचा होगा। पिछले 3 घंटे से तमाम अथॉरिटीज को फोन कर रहे हैं डॉक्टर प्रवीण भाटिया, डीएम, एसडीएम, सबको फोन किया गया, लेकिन केवल टाला ही जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। हाथ जोड़कर अस्पताल के लिए ऑक्सीजन दिए जाने की विनती अस्पताल के डॉक्टर्स इस वक्त कर रहे हैं। मरीज हमारे लिए भगवान है। अस्पताल में 1 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है। हमारे साथ तमाम डॉक्टर्स भी जुड़ेंगे। भाटिया अस्पताल से हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण भाटिया भी जुड़ेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर की तरफ और आपका इशारा ध्यान देते हैं। बत्रा अस्पताल से आ रही है और यहां पर गंभीर इसलिए हो जाती है खबर क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से 8 की मौत की खबर सामने आई है। बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई, 8 लोगों की मौत। अस्पताल ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है। अस्पताल में कुछ वक्त के लिए ऑक्सीजन खत्म हुई और इन्हीं कुछ वक्त में सांसें थम गई। 8 लोग अब हमारे बीच में नहीं हैं। एक अस्पताल के डॉक्टर की भी इस दौरान मौत हुई। घटना के बाद ऑक्सीजन टैंकर अस्पताल पहुंचा। हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन जनरेटर अब लगाने की सलाह दी है, लेकिन सरकार से भी कहा है कि अब बहुत हो चुका, दिल्ली को उसके कोटे की ऑक्सीजन जल्द से जल्द दी जाए। मूक दर्शक बना नहीं रह सकता कोर्ट। यहाँ पर तब तक हमारे 8 पेशेंट नहीं रहे। मतलब हम सही मैं बता रहा हूँ कि इतना दुखी वो नहीं है। कोई पेशेंट अच्छा हो सकता हो, कोई पेशेंट अच्छा हो सकता है और पेशेंट इसलिए ठीक नहीं हो रहा कि उसके पास ऑक्सीजन नहीं। शर्म की बात है भाई, ये राजधानी है दिल्ली की। हमारे यहाँ ये हालत है तो आप पूरे देश का इमेजिन कर सकते हैं वहां क्या होगा। जितना हमारी जरूरत है आप हमको उतनी दे नहीं रहे। जो दे रहे हैं वो इरेगुलर दे रहे हैं। हमारी तरफ से जब हम उनसे बात करते हैं कहते हैं हमारे पास ही नहीं है। तो भाई देखो, कहीं ना कहीं सरकार को भी निर्णय लेना चाहिए ना कि अब या तो अस्पताल बंद करें, एडमिशन बंद करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उन बेचारे मरीजों का क्या फॉल्ट था, मुझे ये बताया। हमारे हैं 6 आईसीयू में थे और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अस्पताल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डॉक्टर आर.के. हिमतानी, वो भी इस ऑक्सीजन की कमी के शिकार हुए। हमने 30 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, हमने एक मिनट की जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन को दी। जहां हम पहुंच सकते थे और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं दी, हमने आपके माध्यम को भी बताया कि आप लोग भी कुछ करें। अभी तो वहां पे दे रहे हैं, मतलब वो तो इमरजेंसी है, मेरे ख्याल में 1 टन देंगे, 500 लीटर या 1000 लीटर उतने देंगे, बिकॉज दैट वाज एन इमरजेंसी। और वहीं बत्रा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई में देरी के चलते 8 मरीजों की मौतों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वो दिल्ली को तुरंत 490 एमटी ऑक्सीजन दे या कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई का सामना करे। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा, अब बहुत हो चुका, एनफ इज एनफ। आप कहना चाहते हैं हम अपनी आंखें बंद कर लें और लोग दिल्ली में मरते रहें। आपने दिल्ली को 490 एमटी ऑक्सीजन देने का वादा किया है, उसे तत्काल पूरा किया जाए। दिल्ली के अस्पताल भर्ती मरीजों की रोज जानकारी हाईकोर्ट को दे। हाईकोर्ट ने यहां पर यह भी कहा है, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को तो फटकार लगाई और केंद्र सरकार को कहा कि वो जल्द से जल्द अपना वादा पूरा करे। 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की बात कही थी कि अगर ऐसा नहीं होता तो वो अवमानना का सामना करेंगे। एनफ इज एनफ, यानी बहुत हो चुका। क्या आप चाहते हैं कि हम आंखें बंद कर लें और लोग मरते रहें?
बड़ी और ब्रेकिंग आने की तैयारी में है, लेकिन अभी आपको एक बार फिर से बता दें कि कोर्ट ने अब केंद्र सरकार को टाइट करने की कोशिश की है। बयानबाजी, लफ्फाजी बातों से किनारा करें और जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करें। अगर 490 मीट्रिक टन दिल्ली को ऑक्सीजन देने की बात केंद्र सरकार ने कही है तो उसे पूरा करें और जल्द से जल्द पूरा करें। अगर नहीं दी तो केंद्र पर अवमानना का केस। और उधर यह खबर बहुत ज्यादा ही पीड़ादायी है। इनकी जान बच सकती थी। समय पर ऑक्सीजन अगर दी जाती, दिल्ली को उसके कोटे की ऑक्सीजन दी जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कहा है, अगर मौतें आप दिल्ली को 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए, दिल्ली को 312 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रही है। केजरीवाल ने कहा बत्रा अस्पताल में हुई मौत बहुत पीड़ादायी है। बत्रा अस्पताल में हुई मौत बहुत पीड़ादायी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा लोगों की जान को बचाया जा सकता था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान, दिल्ली को 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए, केजरीवाल ने कहा, लेकिन मिल रही है 312 मीट्रिक टन। वहीं दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट है। सुनते हैं इस पर क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। हालांकि उनका बयान हमने आपको अभी दिखाया। ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आज भी मतलब चारों तरफ अस्पतालों से SOS आ रहे हैं। इस अस्पताल की ख़त्म हो गई, इसकी 1 घंटे की बच गई, उसकी आधे घंटे की बच गई। बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात पैदा होते जा रहे हैं। तो अब दिल्ली, हमने कोर्ट्स में भी बोला है, हमने केंद्र सरकार को भी लिखा है कि दिल्ली की 976 टन पर डे की रिक्वायरमेंट है। उस 976 के अगेंस्ट में हमें 490 टन ऑक्सीजन अलॉट की गई है दिल्ली को। वो 490 भी नहीं मिल रही है। कल केवल 312 टन आई है। तो अब 976 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उसके अगेंस्ट में अगर 312 टन ऑक्सीजन हमें दिल्ली को दी जाएगी तो कैसे काम चलेगा। आज सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। कई अस्पतालों ने बोला है कि उनको अपने पेशेंट्स निकालने पड़ेंगे। तो दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए। तो मेरी सब लोगों से हाथ जोड़ के, जो भी सुन रहा है ये और जिसके हाथ में डिसीजन लेना है, सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए। कोरोना के चलते जो हाहाकार मचा हुआ है, तमाम तकलीफें हर कोई झेल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इस दौर में जो लोग अपने घरों में हैं, वो जिस परेशानी में हैं, उस पर उनको क्या सलाह मिलनी चाहिए। कोविड OPD इंडिया न्यूज की तमाम वरिष्ठ डॉक्टर हमारे साथ शामिल होंगे। हमारे साथ डॉक्टर समीर गुप्ता मेट्रो हॉस्पिटल से हमारे साथ शामिल होंगे। हमारे साथ डॉक्टर श्रुति मलिक शामिल होंगी और हमारे साथ डॉक्टर महेश कुमार व्यास एम्स आयुर्वेदा से हमारे साथ शामिल होंगे। और हमारे साथ हमारे रिपोर्टर सुमित दुबे भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले वर्तमान हालात पर सुमित दुबे से बात कर लेते हैं। सुमित, इससे पहले हम आपसे लगातार जब बात करते थे, आप जानकारी देते थे कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल की माने तो 976 मीट्रिक टन अब जरूरत है। मिल 312 मीट्रिक टन रही है, यानी 664 मीट्रिक टन की कमी है। इस स्थिति में तो लोगों का इलाज हो ही नहीं सकता और जो मौतों का आंकड़ा है, जो इस पूरी बीमारी की गंभीरता है, उसे हल्का नहीं किया जा सकता इस हालत में। तो यहाँ बिल्कुल, और इसमें एक फिगर ये भी है कि जो दिल्ली को अलॉट की गई है ऑक्सीजन वो 490 टन है, जिसके बारे में हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से आज कहा कि जितनी अलॉट की गई है कम से कम उतनी तो उसके पास पहुंचाई है, क्योंकि दिल्ली सरकार की जो एफिशिएंसी है, दिल्ली सरकार की जो स्ट्रेंथ है, वो करीब 350 मीट्रिक टन के आसपास ऑक्सीजन ही ले पा रही है या उतनी ही ऑक्सीजन उसके पास मिल रही है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि डिमांड और सप्लाई का ये जो रूल है ये बिगड़ गया है। डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। तो ऐसे में इसकी जो परिणति हो रही है वो ऐसे ही दर्दनाक हादसों के रूप में सामने आ रही है, जैसे कि आज बत्रा हॉस्पिटल में हुआ या जैसा कुछ दिन पहले जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में दिल्ली में हुआ, जहां ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान चली गई थी। ये बेहद ही बहुत बड़ी त्रासदी है, एक तरीके से कहा जा सके। देश की राजधानी है दिल्ली, पूरी दुनिया की नज़र में रहती है दिल्ली। वहाँ ये हालात हैं कि अस्पतालों में मरीज भर्ती हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं है और मरीज ऑक्सीजन की कमी से अपनी जान दे रहे हैं। मरीजों की जान जा रही है ऑक्सीजन की कमी से। दिल्ली के मुख्यमंत्री असहाय होते हुए अभी अपील कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले जो अपील करी। ये पूरे हालात बयां करते हैं कि कितनी भयावह स्थिति कोरोना की देश भर में है और खासतौर से देश की राजधानी दिल्ली में। और इस रात की कोई सुबह अभी हाल फिलहाल नजर नहीं आती है।
सुमित, एक सवाल और चलते चलते, अगर 976 मीट्रिक टन की रोज की जरूरत है, दिल्ली के पास अपनी इतनी हैंडल करने की कैपेसिटी कितनी है ऑक्सीजन की, इस मेडिकल ऑक्सीजन की क्वांटिटी को? देखिए, हैंडल करने की कैपेसिटी में दिल्ली सरकार का रोल नहीं है। अगर वो सप्लाई डायरेक्टली जहां सप्लाई होती है वहां से सीधे हॉस्पिटल को सप्लाई जानी है, लेकिन इतनी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाएगी दिल्ली सरकार? क्या दिल्ली के पास, सरकार के पास इतने साधन है कि वो इतनी बड़ी संख्या में, इतनी मात्रा में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन कर सकती है कि नहीं कर सकती है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कई सारे क्रायोजेनिक टैंकर खरीदने की बात हो रही है, बाहर से लाने की बात की जा रही है, एयरलिफ्ट करने की बात की जा रही है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल रही है भारतीय रेलवे की तरफ से, वहां से ऑक्सीजन आ रही है। तो इस तरीके के तमाम उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल स्थिति ये है कि अगर इतनी ऑक्सीजन दे भी दी जाए तो उसको वहां से ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए क्या दिल्ली सरकार के पास अपनी तैयारियां हैं? ये भी अपने आप में एक सवाल है। चलिए, मेरे साथ सुमित दुबे गंभीर स्थिति बता रहे थे, और इस वक्त डॉक्टर प्रवीण भाटिया भी मेरे साथ दिल्ली के भाटिया अस्पताल से जुड़े हैं और जो इस गंभीरता को इस वक्त झेल रहे हैं। मैं तमाम वरिष्ठ डॉक्टरों के साथ शामिल हुई इस चर्चा में। डॉक्टर प्रवीण भाटिया, मैं एक बार फिर से आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, अपनी गंभीर स्थिति, अपने हॉस्पिटल में जो हालात है उसे सबके सामने रखें। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस तमाम बातों को लेकर बता रहे हैं कि अस्पतालों की हालत इस वक्त बहुत खराब है। राजीव, मैं सिंपल शब्दों में कहूंगा कि इस समय सिर्फ भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल नहीं, बल्कि सभी हॉस्पिटल्स, दिल्ली के जो हॉस्पिटल्स हैं, उनको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो ऑक्सीजन की आ रही है। और इस समय पिछले 1.5 घंटे में 3 बार मैंने 100 नंबर पे फोन कॉल किया। उसके बाद मैंने एसडीएम, डीएम, हेल्थ सेक्रेटरी, हेल्थ मिनिस्टर सबको फोन किया, मगर उसके बाद सिर्फ मेरे हॉस्पिटल से नहीं है प्रॉब्लम। मुझे, आप सोचो, मेरे लिए पेशेंट भगवान है और मुझे तो इतने मरीजों को सुकून देने का समय मिलेगा, मैं दे पाऊंगा। पर कितना दुख होता होगा कि मुझे अकेले को 200 फोन कॉल्स इस समय रिफ्यूज करनी पड़ रही है कि हमारे पास बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। क्यों नहीं है हमें नहीं मालूम, क्योंकि डॉक्टर को ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेते हुए, घूमते हुए एम्बुलेंस पे हमने कभी नहीं देखा था। ये मैं जानता हूं कि इस समय वार है, हमें सबको कोरोना एक दुश्मन को मारना है, मगर अगर हम वॉर पे अपने सोल्जर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को आगे खड़ा कर दें और उस समय उनको कहें कि आपको हथियार तो नहीं देंगे बट आपको लड़के आना है और जीत के आना है, तो कैसे हो? तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हथियार दो और हम सब के लिए हथियार ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को इतना सिस्टम बना दो कि जितनी ऑक्सीजन मिल सकती है और किसी डॉक्टर को हाथ गिड़गिड़ा के ये ना कहना पड़े सर मेरे मरीजों को बचा लो, प्लीज मुझे ऑक्सीजन दे दो। तो मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज राजीव, इसको ये मत कहो कि गुहार लगा रहा हूं। मैं सभी डॉक्टर, सभी नर्सिंग होम ओनर्स, सभी हॉस्पिटल्स की तरफ से बोलता हूं कि डॉक्टर्स को डॉक्टरी करने दो, मरीजों को ठीक करने दो। बनिस्मत की दिन से लेकर रात तक सिर्फ सिलेंडर कितने भरे गए और कितने नहीं रहे और कितने डॉक्टर्स मर गए और कितने मरीज मर गए, ये ना करना पड़े। उनको तो सिर्फ मौका दो कि कोरोना से फाइट करने का, रादर देन सिस्टम से फाइट करने का। इस समय हम सब सिस्टम के शिकार हो रहे हैं। मैं एक को फोन करता हूं तो वो मुझे दूसरे का नंबर देते हैं, दूसरे तीसरे को देते हैं। मैं इस समय, आप बुरा मत मानना, मैं यहां इस समय 100 नंबर से लेकर हेल्थ मिनिस्टर तक सबको फोन कर चुका हूं, मगर उसके बाद भी ऑक्सीजन नहीं मिली। और मैंने सबको कहा कि मैं मीडिया में जाके आपको बता, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे ऑक्सीजन दे दो। मेरे एक भी मरीज को ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए मैं अभी आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन मुहैया कराइए, जिससे कि हम मरीजों को अपना बेस्ट दे सकें। मरीज हमारे लिए भगवान है और हमें कोरोना को सबको मिल के फाइट करना है, रादर देन एक डॉक्टर को इस तरीके से रिक्वेस्ट करनी है।
प्रवीण भाटिया साहब, आप एकदम सही कह रहे हैं। ऐसी जंग किस काम की जब साथ में हथियार ही ना हो। मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा और तमाम और दूसरे डॉक्टरों के पास भी इसके बाद जाऊंगा, लेकिन वो सवाल ये कि अभी आपकी सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है, कुल कितने मरीज हैं जो इस बुरे हाल में हैं। आप काफी देर से इस बात को सामने रख रहे हैं, वक्त बीत भी गया है, कैपेसिटी और क्वांटिटी और कम हो गई होगी। क्या स्थिति है अभी अस्पताल की, आपके अस्पताल की? देखो, अस्पताल की स्थिति तो तब है ना जब पीछे ऑक्सीजन देंगे। मुझे अभी ऑक्सीजन दो, मैं 100 पेशेंट और एडमिट कर सकता हूं और मरीजों का इलाज कर सकता हूं, पर मुझे और हर 3 घंटे 4 घंटे 8 घंटे के बाद सिर्फ यही करना पड़े कि हमारी ऑक्सीजन खत्म हो गई, मुझे मायापुरी में गैस एजेंसी को फोन करना पड़े, या मुंडका में, या मानेसर में, पलवल में, फरीदाबाद में, अपनी 8 गाड़ियां मेरी इस समय घूम रही हैं, सिर्फ भीख मांग रही हैं कि सिलेंडर दे दो, ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन भर दो, सिलेंडर हमारे पास है, ऑक्सीजन भर दो। तो अगर ये सारी स्ट्रगल मुझे करनी है एज ए डॉक्टर, तो इसका मुझे लगता है कि नहीं, मेरे जो फिजिशियंस हैं उनको मौका दो मेरे मरीजों को बचाने का। तो अगर मैं मरीजों को तभी बचा पाऊंगा ना जब ऑक्सीजन दोगे। तो ऑक्सीजन देना एक गवर्नमेंट की, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंटर हो। अभी इस समय हमें लड़ाई नहीं करनी, बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करनी स्टेट वर्सेस सेंटर एंड व्हाट नॉट। बट मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं कि क्यों ना हम सभी लोग एक ही तरफ इच्छा करें कि सब हम कोरोना के लिए लड़ाई करें, रादर देन ऑक्सीजन के लिए और स्टेट के लिए और सेंटर के लिए। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हमें। तो वो मेरे को याद है नेपोलियन बोनापार्ट, जब उनके जो सोल्जर्स थे वो उनकी तरफ गए और उन्होंने कहा, सर वी आर सराउंडेड बाय एनिमीज ऑल ओवर, एंड नेपोलियन बोनापार्ट ने बड़े आराम से, कामनेस से कहा कि यू कैन शूट इन एनी डायरेक्शन नाउ। So our thinking is, let us focus, all of us should focus कि हमें हमारे मरीज को जो मैक्सिमम एडवांटेज दे सकते हैं वो दें। सभी को ऑक्सीजन, अपना अपना रोल भी हम अगर अच्छा प्ले करते चले जाएंगे, ये आपत्ति निकल जाएगी। हमें सरकार इतनी मदद करे कि हम कोरोना को भगा सकें, बनिस्बत की सिर्फ सिलेंडर्स को और एम्बुलेंसेस को भगाते रहे। कोरोना को हम भगा सके, बनिस्बत के सिलेंडर और एम्बुलेंस को भगाते रहें। और ये कहीं ठीक भी नहीं होगा कि आपके लॉजिस्टिक्स केवल खाली हाथ ट्रेवल कर रहे हैं, तमाम कामों पर इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन आपके पास नहीं आ रही है। मेरे पास और भी डॉक्टर्स इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रवीण भाटिया। राजीव एक मिनट जी, मेरे पास इस समय 250 से 300 फोन कॉल आती है, और आप मेरे दर्द समझ सकते हो कि मेरे अपने क्लोज डॉक्टर्स, फ्रेंड्स, मिनिस्टर्स सब फोन करते हैं कि सर आपको, हमें एक ऑक्सीजन का बेड चाहिए। और मुझे कितना दुख होता होगा जब मैं कहता हूँ कि नहीं, इस समय आपको मैं एडमिट नहीं कर सकता। तो आप मेरे अंदर को झांक के देखो कि एक सर्जन को, एक डॉक्टर को एक कितना दुख होता होगा कि मरीज को मैं अंदर ले भी नहीं सकता अस्पताल में। क्यों? क्योंकि मुझे डर लगा हुआ है कि अगर मैंने एडमिट कर दिया और मेरे पास ऑक्सीजन की कमी हो गई तो मैं तो पेशेंट का भला नहीं कर पाऊंगा ना। जी हाँ, पेशेंट का भला करने के लिए जो मैं कोशिश कर रहा हूं उसमें पेशेंट का बुरा इस वजह से हो जाएगा कि मेरे पास वो ऑक्सीजन नहीं है, और वो ऑक्सीजन कहीं बहुत सरकारी फाइलों की तमाम जवाबदेह सवालों और जवाबों में उलझी हुई है। क्यों नहीं पहुंच पा रही है? पहुंचनी चाहिए, वादे के मुताबिक भी नहीं पहुंच पा रही है, तो अस्पतालों में दर्द उठना स्वाभाविक है। डॉक्टर प्रवीण भाटिया, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर श्रुति मलिक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर समीर गुप्ता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, और डॉक्टर महेश कुमार व्यास भी हमारे साथ एम्स आयुर्वेदा से इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर समीर गुप्ता मेट्रो हॉस्पिटल से हैं, डॉक्टर श्रुति मलिक एक जाना पहचाना चेहरा हमारे साथ तमाम चर्चाओं में शामिल हैं। डॉक्टर श्रुति मलिक, मैं सीधे मुद्दे पर ही आता हूं। डॉक्टर प्रवीण भाटिया का दर्द आपने सुना होगा। ये दर्द वो साथ में ये भी जोड़ रहे हैं कि इसे सिंपैथी ना समझा जाए। मैं कोई सिंपैथी नहीं मांग रहा हूं, मैं जरूरत मांग रहा हूं, कोविड पेशेंट्स का इलाज कर रहा हूं, और अगर यहां आकर मौत होती है तो वो मौतें इस उम्मीद में हो जाएंगी, लोग सोचेंगे बचने जा रहे हैं, और केवल ऑक्सीजन की कमी के चलते वो इस दुनिया में शायद ना रह पाए, और वो गम कहीं ज्यादा दिक्कत करेगा। ऑक्सीजन को लेकर क्या कुछ स्थिति आपको महसूस होती है, और क्या आपको लगता है कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट है जिससे हम मरीजों को ठीक कर पाए, संभाल पाए? देखिए राजीव जी, मैंने भी डॉक्टर भाटिया को सुना, और ये सारे ही अस्पतालों की जो है वो प्रॉब्लम है इस समय। अगर हम ग्राउंड रियलिटी पे जाएं, ना ही सिर्फ एक अस्पताल की, और आप ये देखिए हर दिन हमारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आज 4 लाख
केसेस हो गए हैं और अभी भी आने वाले 15 दिन में हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीक आएगी। और अगर हमारी रिक्वायरमेंट, मैं दिल्ली की बात करती हूँ, अगर 976 मेट्रिक टन है और अभी आधे से भी कम मिला है, तो आप ये बताइए एक डॉक्टर जो इतने क्रिटिकली इल पेशेंट्स हैं, जो वेंटिलेटर्स पे हैं, उन पे ध्यान कैसे लगा सकता है अगर हर समय हमें इसी बात का डर रहेगा कि ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और इसकी वजह से कहीं पेशेंट की मृत्यु ना हो जाए। आप देखिए एसेंशियल मेडिकल एक्ट जो हमारा है, उसके तहत जो है हमें गवर्नमेंट को ऑक्सीजन फ्री सप्लाई देनी चाहिए हर एक नागरिक को। और आज अस्पताल के लोग अपने पर्सनल व्हीकल्स भेज रहे हैं, अपनी पर्सनल अस्पताल की एम्बुलेंसेस भेज रहे हैं सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर फिल कराने के लिए। तो ये कितनी दुखद बात है राजीव जी, आप भी बताइए। दूसरी चीज आप ये सोचिए कि जो हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, वो एक सिलेंडर जो डी टाइप का होता है वो सिर्फ आधे घंटे के लिए चलता है। अगर हम हर 2-2 घंटे पे यही सोचते रहेंगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो है फिर खत्म हो जाएगा, फिर पेशेंट्स का क्या होगा, तो किस तरीके से हम पेशेंट की केयर कर पाएंगे। तो ये बहुत चिंता वाला विषय है और आने वाले समय के लिए भी हमें जो है वो बहुत प्रिपेयर रहना है, क्योंकि केसेस और बढ़ने की संभावना है। डॉक्टर समीर गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेट्रो हॉस्पिटल्स ग्रुप से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर समीर गुप्ता, ऑक्सीजन की इस कमी का आपके चेन पर क्या असर है, आपके अस्पतालों में जहां पर लोगों का इलाज हो रहा है उन पर क्या असर पड़ रहा है, और अगर ऐसा असर है तो अस्पताल इसके लिए किसी प्लान बी पर भी काम कर रहा है क्या? मरीजों को समय रहते कुछ तमाम दूसरी चीजें बताना या दूसरी मदद मुहैया कराना? देखिए, ये जो प्रश्न आपने उठाया ये बहुत ही करेक्ट प्रश्न है कि आज तारीख में हमारी यहाँ पर आपको दिन की 100 कॉल आ रही है मदद के लिए। आप अपना कितनी एनर्जी लगा सकते हैं ऑक्सीजन के ऊपर? हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए? हमारा फोकस होना चाहिए मरीज के ऊपर। लेकिन आज की तारीख में जो सब डॉक्टर लोग जिस मुश्किल से जूझ रहे हैं वह है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम। जैसे कि मेरे बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा था, हमारी सारी एनर्जी लगी हुई है ऑक्सीजन ले आओ, दवाई ले आओ, काला बाजारी हो रही है, हम क्या करें, मरीज की सेवा कैसे करें। तो हमारा जो टोटल फोकस 100% फोकस जो अर्जुन की आंख होती है वो होनी चाहिए मरीज के ऊपर। और सबके हमारा स्वाभाविक है कि हमारा जो फोकस है वो टूट रहा है क्योंकि हम बाकी चीजों से इतने उलझे हुए हैं। जो एम्बुलेंस मरीज को लेने जानी चाहिए, जो एम्बुलेंस एक बीमार मरीज के घर पे पहुंचनी चाहिए, वो खड़ी हुई है ऑक्सीजन सिलेंडर लाने के लिए। वो गई है 12 घंटे के बाद आपको 12 सिलेंडर मिल रहे हैं, आपको 4 सिलेंडर देकर वापस आ जाते हैं। वो 4 सिलेंडर वापस अस्पताल आते हैं और वापस एम्बुलेंस से जाती है लाइन में खड़े होने के लिए। तो दीज थिंग्स हैव टू इम्प्रूव। हम भारत की राजधानी में की बात कर रहे हैं, हम कोई पिछड़े वर्ग के शहर की बात नहीं कर रही है, भारत की राजधानी है। और जब भारत की राजधानी ऐसी डूब रही है तो बाकी शहरों का क्या हाल होगा? दुनिया यही देख रही है, भारत भी यही देख रहा है कि दिल्ली में इतना बुरा हाल है तो मेरा क्या हाल होना है। एंड दिस इज अ रियलिटी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी डॉक्टरों ने भी यही बात बोली है पैनल पे, और ये बहुत जरूरी है कि इसको एज सून एज पॉसिबल इमीडिएट तौर पर इसको सुधारा जाए। डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर महेश कुमार व्यास भी मेरे साथ जुड़े हुए, उनके पास जाऊंगा क्योंकि वो आयुर्वेद एम्स आयुर्वेदा से हैं और वो आयुर्वेद के लिहाज से ऑक्सीजन की कमी वाले लोगों के बारे में काफी राय देंगे। लेकिन क्योंकि अभी ब्रेक पर जाने से पहले थोड़ा सा वक्त बाकी बचा है मेरे पास, उसके बाद डिटेल में उनसे बात करूंगा। डॉक्टर गुप्ता, एक बात यहां पर यह भी है कि हर किसी पेशेंट को तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है जो कोविड का शिकार है। कोविड के शिकार गंभीर लोगों को ही ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो लिहाजा वो पेशेंट जो अभी माइल्ड सिम्टम्स में है, माइल्ड स्टेजेस में है शुरुआती, उनके साथ क्या ऐसा उपाय करना चाहिए कि वो ऑक्सीजन की इस रिक्वायरमेंट की स्टेज पर ना जाए और चाहे अनचाहे ऑक्सीजन का जो क्राइसिस है उसमें वो खुद को भी किसी तरह की परेशानी में ना डाले? क्या उनके लिए कुछ सलाह देंगे डॉक्टर गुप्ता आप? ये प्रश्न जी डॉक्टर गुप्ता आपके लिए। हाँ जी, तो देखिए ये जो आपने बिल्कुल सही बोला, हर मरीज जो कोविड का होता है उसको ऑक्सीजन या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो लोग अस्पताल आ रहे हैं वो तो वही आ रहे हैं जिनको ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की जरूरत है।
आप समझ रहे हैं? तो जो आदमी जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है वो तो घर पे बैठा है, तो अस्पताल में आई वो रहे हैं मरीज जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है। तो हमारी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि नॉट ओनली, और ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन है भारत देश में है नहीं, भारत में ऑक्सीजन अवेलेबल है, लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम आ रही है काफी हद तक कि ऑक्सीजन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कैसे जाएगा। तो ये सब चीजें जो हैं, हमारे भारत की आत्मनिर्भर भारत है हम लोग, हमें ये चीजें जल्दी से फिगर आउट करनी चाहिए। 3-4 हफ्ते का समय हो गया है और कितना समय चाहिए। और आपने मेरे से ये प्रश्न भी पूछा था कि अस्पताल इससे बचने के लिए क्या कर रहे हैं। देखिए, हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, हम अपनी ऑक्सीजन सिलेंडर की जो कंजम्पशन है, जो सिलेंडर है उनका नंबर बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम ये मिल रही है कि ऑक्सीजन सिलेंडर मार्केट में इतने ब्लैक में इतने ज्यादा रेट पर बिक रहे हैं कि हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं। हम ऑक्सीजन प्लांट लगाने की एबिलिटी को देख रहे हैं कि हम ऑक्सीजन प्लांट लगा सकते हैं कि कभी कोई ऐसा टाइम ना हो कि हमारे पास बिल्कुल ऑक्सीजन जीरो हो, जो दिल्ली के कई अस्पतालों में हो चुका है। दिल्ली क्या, भारत के कई अस्पतालों में हो चुका है ये प्रॉब्लम कि ऑक्सीजन खत्म हो गया, मरीज जो वेंटिलेटर पर हैं वो मर गए। तो ये चीजें बहुत ही गंभीर रूप में देखनी चाहिए। डॉक्टर प्रवीण भाटिया, अगर डॉक्टर गुप्ता यहां पर इस बात को कह रहे हैं कि हर मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती और ये उन्हीं को होती है जो एकदम गंभीर हो जाते हैं, इस लिहाज से तो हम लोग लॉजिस्टिक्स के मामले में बुरी तरह से कोरोना के पीरियड में फेल नजर आए हैं कि हमारे पास उतनी भी ऑक्सीजन नहीं जो केवल गंभीर लोगों के लिए जरूरी हो, और उसके चलते आपको भी दर दर भटकना पड़ रहा है, फोन पर फोन करने पड़ रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं आ रही। अभी कितनी देर की ऑक्सीजन आपके पास बची हुई है? डॉक्टर प्रवीण भाटिया हमारे साथ जुड़े हैं क्या? चलिए, डॉक्टर महेश कुमार व्यास साहब हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर जुड़े हैं, एम्स आयुर्वेदा से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर व्यास, बड़ा सवाल यही है कि हम लोग ऑक्सीजन की कमी से इस वक्त जूझ रहे हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं कि हर कोई ऑक्सीजन के पीछे भाग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन आज की सबसे बड़ी दवा हो गई है, लेकिन वो स्थिति आए ना। आयुर्वेद क्या कहता है? क्या आयुर्वेद इस स्थिति में पहुंचने से लोगों को रोक सकता है? क्या आयुर्वेद में ऐसी तमाम चीजें हैं कि हम ऑक्सीजन का जो अपना स्तर है उसे बरकरार रखते हुए खुद को गंभीर स्थिति में पहुंचने से रोक सकते हैं? बिल्कुल, जैसा कि अभी हमने डॉक्टर श्रुति जी को सुना था, भाटिया जी ने भी बताया, और जिन लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता है उनका ठीक है, लेकिन मात्र 2 से 5%, ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को डायरेक्ट ऑक्सीजन की जरूरत लगती है। और जितने लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं उनमें से 10 to 15% को हॉस्पिटल में आने की आवश्यकता है। तो एक तो थोड़ा सा अवेयरनेस ये आ जाए कि हर व्यक्ति को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, और जिनको ऑक्सीजन की अभी आवश्यकता लग रही है उनको तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करना ही चाहिए। पर लेकिन मेरा उन सब लोगों को कहना है कि जो घर पे हैं, जो माइल्ड टू मॉडरेट हैं, वो अपने शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बनाए रखें। उसके लिए कुछ चीजें जो हम कर सकते हैं, और बड़े आराम से, अगर चाहे तो हम घर में ही प्राणायाम है, योगासन है, उनके द्वारा, या फिर कहने का मतलब कि डीप ब्रीदिंग, अगर हम लंबी सांस लें, हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, इनकी कैपेसिटी को हम ज्यादा मात्रा में अगर ऑक्सीजन पहुंचेगी तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बना रहेगा। हम गहरी सांस अगर लें, हम लंग्स की एक्सरसाइज बार बार करते रहें, अनुलोम विलोम प्राणायाम अगर हम करते रहें, तो इसके द्वारा भी हम लंग्स की कैपेसिटी को अच्छा बनाए रख सकते हैं। शरीर में लंग्स के में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक मात्रा में रहेगी, तो इस प्रकार से ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन है वो कम नहीं आएगा, बराबर बना रहेगा। उसके साथ भी अगर हम जानते हैं कि ORAC, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन रेडिकल एब्सॉर्बेंस कैपेसिटी जो रहती है, हमारे कई स्पाइसेस जो हैं इन सब में ये कैपेसिटी होती है। उसमें हल्दी है, शुंठी, लवंग, मरीच, इन सब चीजों में ये कैपेसिटी होती है ORAC की। तो इनका हम बराबर मात्रा में अगर प्रयोग करते हैं सही रूप से और लंग्स का एक्सरसाइज करते हैं, तो हम साधारण रूप में भी डॉक्टर व्यास हेडलाइंस का वक्त हो चला है। मैं लौट के आऊंगा और अपने तमाम दर्शकों को मैसेज देना चाहता हूं कि डॉक्टर व्यास एम्स आयुर्वेदा से हैं, वो ऐसे उपाय बता रहे हैं जो शायद आपके किचन से भी जुड़े हुए हों, यानी आप खुद को गंभीर होने से पहले ही रोक सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। पेन और पेंसिल कॉपी के साथ लेकर बैठिए और उनको नोट भी करिएगा, क्योंकि ये तमाम डॉक्टर्स आपको जो सलाह देंगे ये आपके फायदे के लिए कारगर की
कारगर सलाह होंगी। हेडलाइंस के बाद लौटे सलाह लें और तमाम चीजों को जाने समझे ताकि आप किसी आशंका, संशय और डर में ना जी पाए। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर महेश कुमार व्यास जुड़े हुए हैं एम्स आयुर्वेदा से, डॉक्टर समीर गुप्ता मेट्रो हॉस्पिटल ग्रुप से, और हमारी खास डॉक्टर जो लगातार आपको दिखती रहती हैं डॉक्टर श्रुति मलिक हमारे साथ जुड़ी हुई है तमाम जानकारियों के साथ। डॉक्टर श्रुति मलिक, अभी जिस स्थिति में वायरस पहुंचा है म्यूटेट होकर, हम 4 लाख के पार आ गए हैं, मैं इसको किस रूप में सामने रखूं? लोगों को अभी और बड़ी लहर का इंतजार करना बाकी है या लोग अब धीरे धीरे इस लहर से बचने के तमाम प्रयास कर रहे हैं और अब ये पीक पर आ चुकी है, इसके बाद ये कर्व डाउन होना शुरू होगा? देखिए, अगर हम साइंटिफिक डेटा की बात करें राजीव जी, और कुछ देशों में जहां पे पहले सेकेंड वेव आ चुकी है, जैसे इटली में, यूके में, इन सब में देखा गया था कि ये सेकेंड वेव जो आई थी ये 2.5 से 3 महीने तक लास्ट करी थी। अगर हम अपनी इस वेव की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 8 मार्च के करीबन जो है वो शुरू हुई थी और अभी हम लोग आ चुके हैं 30 अप्रैल 1 मई के टाइम पर। इसका मतलब अभी भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि महीना 1.5 महीना ये वेव और लास्ट कर सकती है और हम लोगों को अभी भी सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले कुछ नहीं, 15 दिन नहीं तो हफ्ते भर में हम पीक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वायरस बहुत जल्दी म्यूटेट कर रहा है। इस बार का जो इन्फेक्टिविटी रेट है वो भी पिछले बार के मुताबिक बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि हम लोग इस आंकड़े को बहुत जल्दी ही टच कर ले, 6 लाख के आंकड़े को या 7 लाख के आंकड़े को। इसीलिए बार बार हम लोग इस बात पे कह रहे हैं कि अगर वैक्सीनेशन भी हो रही है तो वो प्रॉपर जो है, जो नॉर्म्स है उनके साथ लगाई जाए। देखिए, वैक्सीन एक ऐसा हमारे पास यंत्र है या एक ऐसा हमारे लिए कवच की तरह बनके खड़ा हो सकता है, क्योंकि एंटीबॉडीज परमानेंटली उसी से ही आएगी या लंबे समय की अगर हम बात करें। बट अगर हम लोग उसमें भी लापरवाही करेंगे तो ऐसा ना हो कि लोग वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं और वहां जाने के डर पे वो शिकार बन जाए और वो अपने घर में वायरस लेकर आ जाए और बाकी परिजनों को भी इन्फेक्ट कर दे। ठीक है डॉक्टर श्रुति मलिक। पवन तोमर हमारे साथ अपनी समस्या को लेकर जुड़ गए। पवन, सीधे सवाल पूछिए। सर, मैं अफसरों से पूछना चाहता हूँ, जैसे हमारे सीने में दर्द हो रहा है, हमारी वाइफ के भी सीने में दर्द हो रहा है और यानी सांस में थोड़ी सी बदबू जैसी महक आ रही है, इसका क्या कोविड का कोई संपर्क है सर? डॉक्टर समीर गुप्ता, क्या आप प्रश्न रिपीट कर सकते हैं सर? सर, आप प्रश्न को रिपीट कर सकते हैं क्या? थोड़ा सा आवाज तेज कर दे क्योंकि आवाज साफ नहीं सुनाई पड़ रही है। मेरे और मेरे ना 2-3-4 दिन से सीने में दर्द हो रहा है और वो दर्द जैसे सांस वगैरह लेते हैं तो उसमें महक सी भी आती है, जो दुर्गंध भी आती है और मेरी वाइफ की जीभ में एक अजीब से दाने से निकल रहे हैं। सर, ये कोविड से संपर्क है इसका? सब कुछ देखिए, ये आपने जो ये प्रश्न पूछा है कि जो आपकी छाती में दर्द हो रहा है 2-4 दिन से, थोड़ा सांस लेने में छाती में दर्द होता है, क्या इसका कोविड से संबंध है या नहीं है? प्रश्न पहले ये उठता है कि क्या आपको कोविड है या नहीं है, पहले हमें इस बारे में मालूम पड़ना है। देखिए, छाती में दर्द जो होता है वो कई कारणों से होता है। आप देखेंगे तो चमड़ी, फेफड़े, हड्डियां, मांसपेशियां और हार्ट, और जो तो ये जो दर्द है ये हार्ट का दर्द है, ये फेफड़ों का दर्द है, ये जो आपकी मांसपेशियों का दर्द है, चमड़ी का दर्द है, ये तो ऐसा कहना मुश्किल है ना। कोविड में भी कुछ छाती में दर्द होते हैं और वो फेफड़ों में इन्फेक्शन के जो फेफड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं कोविड में, उसके कारण होते हैं। तो अगर आपको कोविड है तो हो सकता है ये कोविड में फेफड़ों के कारण ये दर्द हो रहा हो आपको। तो आप पहले अपने कोविड की जांच कराइए, देखिए ये है या नहीं है, और फिर अपने नजदीकी डॉक्टर से बात करिए। ये बात ऐसे कहना मुश्किल है। पंकज जी, सबसे पहले तो अपनी कोविड की जांच करा लें, क्योंकि आजकल तमाम ऐसे सिम्टम्स हैं, वायरस जिस तरीके से म्यूटेट कर रहा है, सिम्टम्स कई ज्यादा अलग अलग तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो लिहाजा कोविड जांच कराने में कोई हर्ज नहीं है। कम से कम आप तमाम शंकाओं से दूर भी रहेंगे और अगर किसी तरह के घेरे में हैं तो समय पर रहते आप इलाज भी करवा सकेंगे। इससे पहले कि कोई और कॉलर मेरे साथ जुड़े, डॉक्टर महेश कुमार व्यास मेरे साथ जुड़े हुए हैं एम्स आयुर्वेदा से। डॉक्टर साहब, वो तमाम उपाय बताएं जिससे लोग अपने को गंभीर ना कर ले। अगर उनको शुरुआती सिम्टम्स हैं तो वो कौन सी चीजें हैं जिससे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए रखे, वो कौन सी चीजें ऐसी हैं जिससे ऑक्सीजन का स्तर उनका कम ना हो?
देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी जो चल रहा है कोविड का, आज जो है करीब 4 लाख के ऊपर तक पेशेंट आ गए और अभी ये स्थिति हो सकता है 10 दिन तक और बनी रहे। तो हम सब सावधानी रखें और उनमें कुछ चीजों में विशेष करके अगर हम थोड़ा सा हमारी एक्सरसाइज रोज रखें, घर में हैं चाहे बाहर नहीं निकल रहे, थोड़ा एक्सरसाइज रोज करते रहें। और कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनमें आयरन जो है खासतौर से लोह तत्व ज्यादा होता है और जो ऑक्सीजन को शरीर में बनाए रखते हैं, अगर उनका बराबर सेवन करते रहें, चाहे सेव हो, बनाना है या अनार का सेवन करें, तो ये चीजें भी शरीर में जो है ऑक्सीजन के लेवल को बनाए रखती है। थोड़ा सा घर में वेंटिलेशन अगर थोड़े समय के लिए अगर जिस टाइप से अगर विंडो वगैरह ओपन करें, थोड़ा वेंटिलेशन घर में बना रहे। और ये गर्मी का मौसम है तो इस गर्मी के मौसम में हम थोड़ा सा अगर हाइड्रेट रहें, पानी बराबर पीते रहें, डिहाइड्रेशन का ध्यान रखें, तो उसके द्वारा भी। और दूसरा, एक जो पोजीशन हम कहते हैं सोने की, अगर उसको प्रोन पोजीशन में व्यक्ति लेटता है, पेट के बल अगर लेटते हैं, तो स्वयं ऑक्सीमीटर को लगा करके देख सकते हैं कि इसके द्वारा जो है शरीर में ऑक्सीजन बढ़ती है। उसका रीजन ये है कि हमारा जो हार्ट है, हृदय है और लीवर है, ये दोनों का जो प्रेशर लंग्स के ऊपर रहता है, हम जब प्रोन पोजीशन में सोते हैं तो लंग्स को थोड़ा सा स्पेस ज्यादा मिल जाता है और उसके कारण लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। तो इस सामान्य उपाय को हम घर पे कर सकते हैं जिसके द्वारा ऑक्सीजन बढ़ती है। और कुछ एंटीऑक्सीडेंट ड्रग हैं जिनको अपन कहते हैं, तो उस प्रकार से भी अपन कर सकते हैं, उनके द्वारा जो शरीर में खासतौर से इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं और एयर स्पेस जो है उसको क्लियर करते हैं। जैसे हरिद्रा है, यष्टि मधु मुलेठी है, गिलोय है, तो इन जो लहसुन है, तो इनका प्रयोग भी सामान्य रूप से, क्योंकि गर्मी के मौसम में अधिक मात्रा में इनको नहीं करना है, लेकिन इसके कारण अगर एयर स्पेस जो क्लियर हो जाती है लंग्स की, तो उसके द्वारा भी शरीर में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो सही मात्रा में, उचित प्रमाण में बना रहेगा। जी जी डॉक्टर, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर स्नेह लता जी जुड़ गई हैं। स्नेह लता जी, अपना सवाल पूछिए। जी सर, मुझे कोविड हुआ था, मैंने 2 दिन दवाई ली तो मुझे स्वेलिंग आ गई, इसलिए मैंने दवाई बीच में ही छोड़ दी। अभी मैं ठीक लग रही हूँ, अपने आप को फील कर रही हूँ कि मैं ठीक हूँ, तो क्या ये दोबारा हो सकता है या अब मैं रिकवर हो चुकी हूँ, कैसे पता चलेगा मुझे? डॉक्टर श्रुति मलिक, आप इनसे सवाल पूछ लीजिए जो जरूरी है जवाब देने के लिए। आपको कब हुआ था स्नेहलता जी? कोविड कब हुआ था, किस तारीख को? मुझे आज 7 डेज हो गए सिम्टम दिखे हुए, मतलब फीवर आए 7 डेज हो चुके हैं मेरे को। हाँ, तो देखिए, इसके बारे में मैं ये बता दूं कि जब भी आपको कोरोना होता है तो आपका इन्फेक्टिविटी जो पीरियड होता है, जब तक कि आप किसी और को इन्फेक्ट कर सकती हैं, हो सकता है आपको सिम्टम्स ज्यादा ना आ रहे हो, बट कुछ जांचें होती हैं जो आप अपने आसपास या किसी टेली कंसल्टेशन से किसी फिजिशियन से करा लें। दूसरी चीज, 14 दिन तक आपको अपने आप को आइसोलेशन में रखना पड़ेगा। मैं एक चीज और जानना चाहती हूँ कि आपने अपना कोविड का टेस्ट कराया था या कोई और जांच कराई थी? स्नेहलता जी, क्या आपको आवाज सुनाई पड़ रही है डॉक्टर श्रुति की? जी सर। आपने कोविड जांच कराई अपनी, कोई टेस्ट कराया? जी सर, पॉजिटिव आया है 7 दिन पहले। डॉक्टर श्रुति, देखिए, अगर पॉजिटिव आया है इसका मतलब आप पॉजिटिव हैं और आप अपने आप को आइसोलेट कर लें। अपनी कुछ खून की जांचें हैं वो भी आप टेली कंसल्टेशन से बात कर सकती हैं, अपने डॉक्टर से करा सकती हैं। और आपका वो एक बार ये भी देख लेंगे कि आपका कोरैट स्कोर कितना है, जो कि हम सीटी स्कैन में देखते हैं, ताकि आपके लंग्स कितने इन्वॉल्व है, क्योंकि आने वाले समय में ये बीमारी जो है ये हो सकता है आपको थोड़ा सा डिट्यूरिएट कर दे, क्योंकि इसका जो टोटल पीरियड होता है वो 14 दिन का होता है और 5वें-6ठे दिन के बाद से जो है आपका ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। तो आप अभी ही जाके अपना सारे ब्लड पैरामीटर्स कराइए, अपनी सारी जांचें कराइए और एक टेली कंसल्टेशन करिए। आपको बिल्कुल बट 14 दिन तक आपको बाहर नहीं निकलना है, आपको अपने आप को पूरा आइसोलेट करके रखना है, क्योंकि आप अपने और परिजनों को भी वायरस दे सकते हैं। स्नेहलता जी, आपके लिए बहुत गंभीर सूचना यही है डॉक्टर की तरफ से कि आपको जो दवाई दी गई है, 2 दिन में आपने दवाई छोड़ दी, सबसे गलत काम किया है आपने। दवाई डॉक्टर के कहे मुताबिक पूरी करें और 14 दिन का वक्त है। अभी अगर 7 दिन हुए हैं तो ये मानकर चलिए कि अगले 8-10 दिन का वक्त आपके लिए बहुत क्रिटिकल है। लिहाजा खुद को अलग रखें, मास्क पहने और कोशिश करें कि जो डॉक्टर ने बताया उसे फॉलो जरूर करें।
अपनी तरफ से कोई भी फैसला न ले, ये आपकी सेहत के लिए सवाल पैदा कर सकता है। तुरंत आइसोलेट हो घर में और तमाम चीजें वो करें जो आपको अभी सलाह दी गई है। डॉक्टर श्रुति, आपके पास ही आ रहा हूं। स्नेहलता जी का तो आपने जवाब दे दिया, लेकिन ये जो तमाम चीजें हैं जो इस तरह के दर्शकों से सुनाई पड़ती हैं, कहीं बहुत हमारे अंदर गंभीरता की कमी दिखती है। देखिए, बिल्कुल गंभीरता की कमी है, क्योंकि हमें इस समय कोई भी लापरवाही नहीं करनी है राजीव जी। ये वायरस इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इस बार इसका ट्रांसमिशन इतनी तेजी से हो रहा है कि आप खुद देख रहे हैं कि इसने युवा लोगों को भी, जो बच्चे हैं, किसी को नहीं छोड़ा है। इस बार हर उम्र के लोग जो हैं वो इससे इन्फेक्ट हुए हैं। तो हमें खुद ही समझ जाना चाहिए और सचेत हो जाना चाहिए कि ये वायरस कितना घातक सिद्ध हो सकता है हम लोगों के लिए। यहाँ पे एक चीज और भी मैं बताना चाहूंगी कि अभी भी लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो है वो उसको पूरी तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा देखिए, दो ही चीज है हमारे लिए सुरक्षा कवच। एक, वैक्सीन लगवाना, जब भी मौका मिले वैक्सीन के लिए जाए। और दूसरा जो है, अब तो नया प्रोटोकॉल भी आ गया है कि आप 3 मास्क पहन के रहिए, और घर पे है तो भी रहिए, क्योंकि ये वायरस जो है एयरबॉर्न हो चुका है। आपको नहीं पता, कोई आपके घर का परिजन जो हो सकता है एसिम्प्टोमेटिक हो, उसको कोई लक्षण ना हो, बट वो वायरस फैला सकता है और बाकी लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो इसलिए हमें इन दोनों चीजों का बहुत ध्यान रखना होगा इस समय। इन दोनों चीजों का बहुत ख्याल रखना होगा इस वक्त। इससे पहले कि और कोई कॉलर आए, डॉक्टर समीर गुप्ता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। डॉक्टर समीर गुप्ता, एक अजीब सी चीज, इस सवाल को मैं आपके सामने भी रखूंगा। अभी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी थी, वो कोविड पॉजिटिव आई थी, 2 दिन उन्होंने दवाई खाई, उसके बाद उनको लगा कि वो बेहतर है और उन्होंने दवाई भी छोड़ दी। और जिस तरह से वो बात कर रही थी, लग रहा था कि प्रोटोकॉल भी फॉलो नहीं कर रही है। एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो लापरवाही के चलते आंकड़ा बढ़ा रहा है। हालांकि मैं उन दर्शक के बारे में कोई सवाल नहीं उठा रहा, उनके जरिए हमें भी ये बात पता चली कि ऐसी बातें भी हो रही हैं। तो ऐसे लोगों को आप सलाह दीजिए, इस बीमारी की गंभीरता कितनी है और ये बीमारी कितने दिनों तक आपको शक के दायरे में रख सकती है। आप सोचेंगे आप ठीक हैं, लेकिन दरअसल आप जकड़े हुए हैं। तो देखिए, ये जो प्रश्न है कि ये जो बीमारी है, इसका इलाज कैसे करना है। देखिए, इस बीमारी के 2 पहलू होते हैं, पहले 7 दिन और अगले 7 दिन। जो पहले 7 दिन होते हैं उसमें कंपैरेटिवली सिम्टम्स माइल्ड होते हैं। माइल्ड का मतलब छोटा मोटा बुखार हो सकता है, कुछ लोगों को ज्यादा बुखार होता है, 102 103 तक। आपको शुरू में आपको बहुत शरीर में दर्द, थकावट, कुछ लोगों को गला खराब, सूंघने की प्रॉब्लम होती है कि स्मेल नहीं आ रही। तो ये सब चीजें शुरू के 1 हफ्ते में होती हैं। 1 हफ्ते के बाद इस बीमारी में होता है साइटोकाइन सर्ज, जिसको हम लोग कहते हैं सेकंड इन्फेक्शन अगर बोले तो। इस दौरान आपका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो डिसरेगुलेट हो सकता है। तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा एक गंभीर तरीके से बढ़ सकती है। जो चीज 1 थी वो 50 हो सकती है ऑल ऑफ अ सडन, जब 7 दिन के बाद। वो पहलू रहता है आपका 7 से 14-15 दिन के आसपास तक का। ये एक एस्टिमेशन है, आप ह्यूमन बॉडी में इसको एकदम फिक्स्ड रूप से नहीं दे सकते कि अरे ये तो 6वां दिन है, आज 7वां दिन है। ये एक एस्टिमेशन होता है और ये हम मानते हैं फ्रॉम द डे ऑफ सिम्टम्स, जब आपको पहली बार सिम्टम कब आया था। तो शुरू के 7 दिन और अगले 7 दिन। कोविड में जो अगले 7 दिन होते हैं, यानी कि जो 7-8 दिन से 14-15 दिन तक का जो टाइम होता है, वो बहुत गंभीर होता है, क्योंकि इधर आपका इम्यून सिस्टम डिसरेगुलेट हो जाता है। ये टाइम है जब लोग सडनली क्रैश करते हैं, एकदम निमोनिया हो जाता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरता है। तो अगर आप शुरू में आपको 1 आध दिन थोड़ा छोटा मोटा बुखार हुआ, आपने बोला चलो भी दवाइयां बंद कर दो, मैं बिल्कुल ठीक हो गया, ये एक गलत सोच है। इस सोच से इससे डरिए कि नहीं, अभी गंभीरता खत्म नहीं हुई, अभी मेरा गंभीर रूप आ सकता है। खुद फैसले मत लीजिए, कतई फैसला मत लीजिए। डॉक्टर्स इसीलिए हैं जो जान पर खेलकर आपके लिए तमाम वो काम कर रहे हैं जो हर कोई करने की हिम्मत नहीं रखता। पूजा जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं, सवाल पूछिए पूजा जी। हेलो सर, मैं पूजा बात कर रही हूँ दिल्ली से। जी बोलिए, आवाज बहुत धीरे आ रही है। सर मैं पूजा बात कर रही हूँ दिल्ली से। जी सर, मुझे जीभ में पता नहीं 20-22 दिन से, तो मैं पहले बुखार था, मुझे 2-3 दिन बुखार था, मैंने मेडिसिन ली यहीं पास क्लिनिक से, तो मुझे आराम मिल गया।
फिर उसके बाद अब मुझे इतने दिन बाद मुझे अब जीभ में पता नहीं कैसे व्हाइट व्हाइट से दाग धब्बे हो रहे हैं और उसके ऊपर डॉट्स हो रहा है ब्लैक ब्लैक, और लेकिन टेस्ट आ रहा है खाने पीने का, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं जो कोविड टेस्ट कराना पड़े मुझे। ठीक है, मैं डॉक्टर महेश कुमार व्यास को आपका सवाल देना चाहूंगा। डॉक्टर महेश कुमार व्यास, सवाल सुना होगा आपने, पूजा जी को सलाह दें। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दें, उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। डॉक्टर महेश कुमार व्यास, पूजा जी ने कहा कि 20-22 दिन पहले उन्हें 2-3 दिन के लिए बुखार आया था, उन्होंने नजदीक के क्लिनिक से दवाई ली, बुखार उनका दूर हो गया, लेकिन अभी स्थिति यह है कि उनकी जीभ के ऊपर तमाम पैचेस आ गए हैं, ओठों के ऊपर कुछ काले काले से दाग से हैं, हालांकि स्वाद और स्मेल है। क्या ये कोविड की निशानी है? क्या उनको तुरंत टेस्ट कराना चाहिए? देखिए, मेरा केवल इनको ही नहीं सभी को यही कहना है कि जब भी थोड़ा सा बुखार आए या फिर आपको सोर थ्रोट या हेडेक के ये लक्षण मिल रहे हैं तो टेस्ट जरूर करवाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उन्हें टेस्ट नहीं करवाया और वो डेली बाकी लोगों के संपर्क में भी आ रहे हैं तो उनको भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा सबसे पहले तो इनको यही सलाह है कि वो एक बार टेस्ट करवा लें, और टेस्ट करवाने के बाद में अगर वो निगेटिव है तो भी उसके मान से ट्रीटमेंट किया जाएगा, और अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो फिर कोविड के मान से ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो मेरी इनको सबसे पहले सलाह है कि एक बार अपना टेस्ट करवाएं। पूजा जी, बहुत संयमित शब्दों में डॉक्टर महेश कुमार व्यास ने कहा, और बाकी दोनों डॉक्टर्स भी इनसे सहमति हैं कि आप सबसे पहले अपना टेस्ट करा लें। आपने कुछ एक सिम्टम्स ऐसे दिखाए हैं जो कोविड का शक जाहिर करते हैं। हो सकता है कि आपके अंदर कोविड की वो स्थिति ना हो, और अगर टेस्ट में ऐसा निकल कर आता है कि आप पॉजिटिव हैं तो फिर आपका इलाज किसी दूसरे तरीके से होगा, और अगर आप नेगेटिव आती हैं तो उसके तमाम दूसरे कारण ढूंढे जाएंगे। लेकिन आजकल वायरस किस तरह से बिहेव कर रहा है यह कहना मुश्किल है, लिहाजा टेस्ट जरूर करवा लें पूजा जी बिना देरी के। मेरे साथ और भी तमाम डॉक्टर्स इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर श्रुति मलिक, अब क्योंकि मौसम धीरे धीरे टेम्परेचर राइज कर रहा है, हम 44 के टेम्परेचर में जा रहे हैं, 45 तक जाएंगे, इससे भी आगे जाएंगे, क्या हम उम्मीद कर रहे हैं कि वायरस अपना बिहेवियर का नेचर बदलेगा इस दौरान मौसम के हिसाब से, या फिर हम ये उम्मीद करें जैसा पिछले साल भी ये तमाम बातें थी कि गर्मी के मौसम में वायरस थोड़ा सा स्लो पड़ गया था, क्या ऐसा इस बार उम्मीद की जा सकती है? देखिए, इस वायरस की बात अगर हम करते हैं कोरोना की, तो इस वायरस का टेम्परेचर से कोई भी लेना देना नहीं है। हम लोग पिछली वेव में ये सोच रहे थे और हमने ये अनुमान भी लगाया था कि यूजुअली जो भी रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं वो सारे वायरसेस जो है वो गर्मी में जो है वो थोड़े से के और ठंड में जो है वो और ज्यादा पनप जाते हैं। मतलब गर्मी में वो थोड़े कम एक्टिव होते हैं और जैसे ही सर्दी आने लगती है या स्प्रिंग आने लगता है वो बढ़ जाते हैं। पर जहां तक कोरोना की बात करें, इस वायरस का कोई भी टेम्परेचर से लेना देना नहीं है। इसका सिर्फ एक चीज है, वो है कि ये रेप्लिकेट और म्यूटेट बहुत जल्दी हो रहा है, क्योंकि इसकी रेप्लिकेशन साइकिल, इसके अंदर जो जीन्स है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, और ये हमारे पास जीनोमिक स्टडीज से भी साइंटिस्ट ने इस चीज को वेरीफाई किया हुआ है। तो टेम्परेचर से जहां तक मैं मानती हूँ इसका कोई लेना देना नहीं है। हमारे सिर्फ और सिर्फ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, हमारा प्रॉपर नॉर्म्स फॉलो करना, यही सारी चीजें हैं जो हमें इससे लड़ने में जो है वो काफी हद तक हम लोग इससे बच सकेंगे, और हमें लड़ने के लिए ये काफी हद तक जो है वो इस चीज में हमें जो है सक्षम रहे। ठीक है, डॉक्टर श्रुति मलिक, अजय कुमार हमारे साथ इस वक्त अब जुड़ गए हैं दिल्ली से अपने सवाल के साथ। अजय जी, सवाल पूछिए। सर जी, मैं 23 अप्रैल से कोरोना पॉजिटिव हूँ सर। आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा सा तेज बोले थोड़ा। मैं 23 अप्रैल से कोरोना पॉजिटिव हूँ जी सर। जी। और 2 दिन फीवर रहा सर, 23 और 24 जी। इसके बाद फीवर नहीं है सर जी। धीरे धीरे मैं स्वस्थ हो रहा हूँ सर जी। और स्नान करने का बहुत इच्छा होता है सर, क्या करूँ? ठीक है, डॉक्टर समीर गुप्ता, 23 अप्रैल से कोरोना पॉजिटिव है अजय कुमार, उम्मीद है जैसे वो बता रहे हैं, उनका कहना है वो दवाई ले रहे हैं और धीरे धीरे अब बुखार नहीं है और वो महसूस कर रहे हैं कि वो ठीक हो रहे हैं। वो सवाल ये पूछ रहे हैं, और ये सवाल कईयों के दिल में होगा, क्या वो स्नान कर सकते हैं, नहा सकते हैं, बाथ ले सकते हैं? कई दिनों से शायद नहाए नहीं है। बिल्कुल, आप स्नान लीजिए, अपना अच्छी तरह स्नान लीजिए, अच्छी तरह आप अपनी करिए, आपकी जो कहते हैं आपका हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्वच्छता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप स्वच्छ नहीं रहेंगे तो आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकते हैं, आपको और भी दुनिया भर की दिक्कतें हो सकती है। तो आप स्नान लीजिए, अपने नॉर्मल पानी से स्नान लीजिए। अगर आपको गर्म पानी पसंद है तो थोड़ा गर्म पानी से ले लीजिए।
डिपेंडिंग अपॉन आप कैसा महसूस कर रहे हैं। बट ये हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप हाइजीनिक रहिए और स्नान वान जरूर लीजिए। और अगर आपको बहुत ज्यादा तेज बुखार है और आपको लग रहा है मेरे को नहीं करना, स्नान वान नहीं ले पा रहे आप, तो फिर आप जो वो एक तौलिए को गीला करके अपने आप को स्पंज बाथ ले लीजिए। स्पंज बाथ ले लीजिए। तो आप अजय जी स्नान कर लें, दवाइयां जारी रखें, आइसोलेशन में खुद को जरूर रखें। अभी 23 अप्रैल को ही आप पॉजिटिव आए हैं और आप कह रहे हैं आप बेहतर हो रहे हैं। मैं उम्मीद और दुआ करूंगा कि जिस तरह से आप डॉक्टर की बताई दवा खा रहे हैं उसी तरह से आप खाएं। आप ऑक्सीजन जैसी क्रिटिकल स्टेज में कभी ना जाएं। नहाएं, तो अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, लेकिन जहां भी आप नहाएं वहां पर नहाने के बाद जगह को जरूर साफ करें। उस पानी को वहां पर एक बार उलीज दें, वाइपर से उसको साफ कर दें। अपने कपड़े खुद साफ करें, उसको किसी और को ना टच करने दें। कुछ दिन ये दूरी बनाकर रखें, आपका परिवार भी ठीक रहेगा और आप भी ठीक रहेंगे। डॉक्टर समीर गुप्ता, आपने कहा कि हाइजीन बहुत जरूरी है, और क्या क्या चीजें आपको लगती हैं जो जरूरी होती हैं अगर कोई कोविड पॉजिटिव है और आइसोलेशन में है? तो देखिए, जो इसमें दो तरह की चीजों का आपको ख्याल रखना है। तीन तरह की चीज अगर हम बोलेंगे, एक तो आपको बुखार अपना टेस्ट करना है। अगर आप अकेले हैं, आइसोलेशन में है, हाइजीन तो जरूर इंपॉर्टेंट है, वो तो वैसे ही नॉर्मल दिनचर्या में भी सबकी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कोविड स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे तो आपको अपना एक बुखार का ख्याल रखना है कि आपको बुखार कैसा है, उसका एक अच्छी तरह चार्ट बनाइए, ग्रिड पे, कागज पेंसिल पे लिखते रहिए, अपने फोन पे लिखते रहिए कि इतने बजे मेरे को इतना बुखार आया, इतने बजे मुझे इतना बुखार आया, बुखार नहीं आया, एक चीज। दूसरी चीज है आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन। आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन बताता है कि आपके लंग्स में निमोनिया आया नहीं आया, क्या चल रहा है। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन इज द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें कोविड के मरीजों में रखना है। थर्ड थिंग इज न्यूट्रिशन। आपको अच्छा पौष्टिक खाना खाना है कि आपका शरीर इंफेक्शन को फाइट करने के लिए उसमें शक्ति हो जी। अच्छा प्रोटीन डाइट लीजिए, अच्छा पौष्टिक खाना खाइए, फल फूल खाइए, इनसे आपका शरीर चुस्त तंदुरुस्त रहेगा। जी, हम मजबूत होंगे तभी लड़ पाएंगे। अगर हम कमजोर जी। और जो फोर्थ थिंग बहुत जरूरी है कोविड मरीजों में जो आइसोलेशन में होते हैं, अकेला महसूस करते हैं, वो है मानसिक संतुलन। आप आराम से रिलैक्स करिए, दुनिया इधर की उधर नहीं हो रही, अपने आप को मेंटली भी आपको स्ट्रांग रखना है। ऐसा नहीं है कि बस दुनिया खत्म हो गई, मैं कोविड में हूं, मैं अकेले हूं। अकेला आदमी बैठ के व्हाट्सएप पे जो आज की तारीख में भारत में नंबर 1 जो सबसे बड़ा डॉक्टर है व्हाट्सएप डॉक्टर, जहां पर व्हाट्सएप की मिस इन्फॉर्मेशन होती है, फॉल्स चीजें आती हैं, उससे दूर रहिए, अपने आप को रिलैक्स रखिए। आप व्हाट्सएप ट्विटर से दूर रहिए क्योंकि वहां पर बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। दुनिया खत्म नहीं हुई, मैं समझ पा रहा हूं डॉक्टर समीर गुप्ता आपकी बात। दुनिया खत्म नहीं हुई है, उम्मीदें बहुत सारी है। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स अभी भी तमाम कमियों के बावजूद उन्होंने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा है। इस बात को सभी लोग समझें। अगर इस देश में सब कुछ बुरा हो रहा है तो क्यों ये डॉक्टर्स अभी तक मोर्चे पर मौजूद है? क्यों ये भी हार कर पीछे क्यों नहीं हट जा रहे? लिहाजा आपको भी पीछे नहीं हटना है, उस प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए। इन तमाम डॉक्टर्स को आप भी थैंक यू कहिए क्योंकि ये अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। डॉक्टर महेश कुमार व्यास, डॉक्टर समीर गुप्ता, डॉक्टर श्रुति मलिक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों को सलाह देने के लिए। देश में आज 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया। आपको हम दिखा रहे हैं कुछ तस्वीरें दिल्ली, चेन्नई, पुणे, नागपुर में वैक्सीनेशन की तस्वीरें। हालांकि कई जगहों पर वैक्सीन की कमी से वैक्सीनेशन अभी शुरू नहीं हो पाया है। ये दिल्ली के मैक्स अस्पताल, चेन्नई अपोलो अस्पताल, पुणे और नागपुर की तस्वीरें हैं जहां पर यह वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। और जितनी आबादी को यह वैक्सीन लगती चली जाएगी, ये मानिए कि वो संक्रमण के वाहक नहीं बनने जा रहे हैं। और मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ, जयपुर में भी वैक्सीनेशन किया गया। आप तस्वीरें देख रहे हैं और यहां भी लंबी लंबी कतारें देखने को मिली क्योंकि ये तमाम लोग ये वो उम्र का तबका है जो सबसे ज्यादा बाहर निकलता है और सबसे ज्यादा रोग की गिरफ्त में जिसके आने की संभावना होती है। लिहाजा इन सबको वैक्सीनेशन अब शुरू कर दिया गया। गुजरात से खबर आ रही है, भरूच के कोविड अस्पताल में आग लगने से 16 मरीजों की दुखद मौत हो गई। मरने वालों में 2 नर्सें भी शामिल हैं। इससे पहले मुंबई के पास नाला सोपारा और ठाणे के अस्पतालों में भी आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं। 1 मई की खबर है ये और बहुत दुखद खबर है। भरूच की, ठाणे में भी ऐसा ही एक घटना हुई थी और नाला सोपारा में भी इस तरह की एक घटना हो चुकी है। तो ये खबर भरूच, गुजरात से। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।